नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस क्लासेस जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आपको जैसा कि मेरा सेशन चल रहा है विज्ञान, सामान्य विज्ञान का, और उसमें कई टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना चुका हूं और उसी के क्रम में आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं ये बहुत ही उपयोगी रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और आप लोग जो कि विज्ञान से अन्य सब्जेक्ट के छात्र हैं उनके लिए बहुत टफ होता है समझना। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नहीं आता है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट करिएगा, पर उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और उसमें मैं फेस टू फेस व्हाट्सएप पे आपको समझाने के लिए उपलब्ध रहूँगा। ठीक है, तो स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। और आज से शुरू कर रहा हूं मैं, जो आज मेरा टॉपिक रहेगा, शुरुआत कर रहा हूं मैं द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? देखिए, वह बिंदु जिस पर पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित होता है। देखिए, जैसे आप देखोगे कभी कभी कुछ लोग फुटबॉल को अपने हाथ में उठा लेते हैं, ऐसे उंगली पे रखते हैं, यूं घुमाते रहते हैं, देखे होंगे ना? कुछ लोग कर लेते हैं ऐसा, आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा। तो किसी भी पिंड का, पिंड मीन्स कोई भी वस्तु है, हमेशा उसका एक ऐसा बिंदु जरूर होता है जहां पर कि उसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, एट दैट सेंटर पॉइंट। तो उस बिंदु को हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। हमें उस बिंदु को निकालना पड़ता है, उसके कई कैलकुलेशंस हैं, वो डीप में है। अगर आप बोलेंगे तो उसके अंदर डीप में जाके क्लासेस मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक अभी आप पढ़ते चले, मैं हर टॉपिक पे जाकर के क्लासेस इस ढंग से लूंगा कि आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। राइट, डोंट वरी, जल्द ही वो क्लासेस में लूंगा। तो द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है पिंड के आकार एवं द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। नंबर वन, पिंड का आकार कैसा है, रेक्टेंगल है, आयताकार है, तो ये सेंटर ऑफ मास मतलब आकार पर निर्भर करेगा। दूसरा, द्रव्यमान का वितरण पे निर्भर करेगा, द्रव्यमान वितरण पे। तीसरा, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहाँ है, केंद्र की स्थिति कहाँ है, इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं जिन पर की सेंटर ऑफ मास निर्भर करता है। ठीक, अगर यही चीज घूर्णन गति में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति परिवर्तित नहीं होती, जबकि रेखीय गति में यह परिवर्तित होती है। जब कोई वस्तु लीनियर मोशन पे है, लीनियर मोशन पे रहेगी, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। राइट, वो पोजीशन चेंज होती रहती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। लीनियर मोशन पे, लीनियर मोशन पे वस्तु की सेंटर ऑफ मास चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन अगर यही रोटरी मोशन है, सर्कुलर पथ पे कोई पिंड यहाँ से मोशन कर रहा है और यहीं पे चल रहा है, इसी सर्कुलर पथ में बार बार घूम रहा है, तो सर्कुलर रोटरी मोशन पे, सर्कुलर मोशन पे स्थिति परिवर्तित नहीं होती है सेंटर ऑफ मास। बराबर, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको मिटा दो ना। हाँ, आप वीडियो देख लेना, पॉज कर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं घूर्णन गति पे। घूर्णन गति, रोटरी मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होता है? हमारा ये आज का दूसरा बिंदु है, घूर्णन गति। ठीक है, रोटेशनल
मोशन। ये क्या होता है? देखिए, जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः इस तरह गति करता है कि पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर चल रहा हो तथा समस्त वृत्तों के केंद्र उस अक्ष पर स्थित हों, तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं तथा उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। कोई सेंटर पॉइंट है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के परितः कोई बॉडी है, वो राउंड मार रही है, रिवॉल्व हो रही है यहाँ से। अच्छा, उसमें पार्टिकल्स होंगे बॉडी में, कोई m1 पार्टिकल वजन होगा, उसका m2 वजन होगा, m3 वजन होगा, और उस जो एक्सिस से r1 डिस्टेंस पे होगी, r2 डिस्टेंस पे होगी, r3 डिस्टेंस पे होगी, r4 डिस्टेंस। तो इस तरह की गति को, जबकि कोई पिंड ऐसी गति करे, अक्ष के परितः घूमे और पिंड के जो समस्त कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सब वृत्तीय गति पे हों, एक सर्कल पे गति। अभी जैसे घूमेगा ना, तो ये समझो आप, ये जस्ट लाइक ये रिवॉल्विंग मोशन ये करेगा, फिर ये वाला ये रेडियस लेके यहाँ से घूमेगा, ये वाला ये घूमेगा, ये वाला यहाँ से घूमेगा, राइट। हो क्या रहा है? होना ये चाहिए कि सभी का कॉन्सेंट्रिक एक्सिस एक ही होनी चाहिए, तो ये रोटरी मोशन होगा, बराबर, रोटेशनल मोशन होगा। तो इस तरह की गति को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और जिस एक्सिस के परितः ये वस्तु पिंड घूम रहे हैं, उसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। हिंदी में इसी को बोलते हैं घूर्णन अक्ष। अब मेरे समझ में आ रहा है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे चैनल में दिए गए, लिंक में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू एट पर्सनल लेवल। ओके, तो मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, अब आज की क्लास का तीसरा बिंदु है घूर्णन गतिज ऊर्जा। तीसरा है घूर्णन गतिज ऊर्जा। क्या बात हो रही है? गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है बता देता हूँ। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है लीनियर मोशन के लिए। अब ये रोटेशनल मोशन है, m क्या है? द्रव्यमान होता है, मास होता है, v क्या है? वेलोसिटी होती है। तो अब आप देखिए, सिंपल सी चीज है, मास तो वही रहेगा 1/2 m, बट गतिज घूर्णन गतिज ऊर्जा की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? कोणीय वेग। कोणीय वेग, एंगुलर। ये मोशन कर रहा है ना, ये यहाँ से चला, यहाँ इसने ये रेडियन का कोण बना दिया, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से ये यहाँ बनाया। अब समय के साथ इसमें जो चेंज हो रहा है वो वेग में परिवर्तन कहलाएगा, और v = होता है r ओमेगा, लीनियर मोशन में अगर बात करें। ठीक है ना, तो ये अपना हो जाएगा, हम यहाँ v = रख देंगे r गुणे ओमेगा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर। ये ठीक है। तो किसी वस्तु में उसकी घूर्णन गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, 1/2 जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग।
सामान्य द्रव्यमान की वजह वलय तथा ठोस गोले जो कि समान चाल से गति कर रहे हैं, वलय की घूर्णन गतिज ऊर्जा अधिक होगी तथा ठोस गोले की कम होगी। ठीक है। अब जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, थोड़ा सा हम इस विषय पर बात करते हैं, ये तो क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जड़त्व आघूर्ण क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमारा डिस्प्ले बोर्ड गड़बड़ कर रहा है भाई, पानी आ गया क्या इसमें। जस्ट लुक इट। इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इज दैट क्लियर? ओके। तो ये जड़त्व आघूर्ण क्या है? किसी कण का जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष के दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण बराबर पिंड का द्रव्यमान गुणे घूर्णन अक्ष से दूरी, m गुणे k का वर्ग बराबर I होता है, m² पिंड के घूर्णन अक्ष की स्थिति बदल जाने पर पिंड का जड़त्व आघूर्ण बदल जाता है। नंबर 1, जो पिंड का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ये बदल जाएगा तो इसका MOI बदल जाएगा। यदि नत समतल पर ठोस तथा खोखले गोले को लुढ़काया जाए तो ठोस गोला पहले पहुंचेगा। ठीक है। अगर इंक्लाइन सरफेस पे आप ठोस गोले को, इसके अंदर ठोस गोला है और ये खोखला गोला है, दोनों को आप इकट्ठा छोड़ोगे तो जो ये अपना ठोस गोला है ना, ये पहले पहुंचेगा। क्यों? इसका वजन मास ज्यादा होगा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है। अब जड़त्व आघूर्ण आपको जड़त्व आघूर्ण की एप्लीकेशन में बताता हूँ। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी। देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण का। जड़त्व आघूर्ण के गुण का सबसे अच्छा उपयोग इंजनों में किया जाता है भाई, इंजनों में। हाँ, इंजन में शाफ्ट को घुमाने वाले बल आघूर्ण के बढ़ने या घटने पर भी गतिपालक चक्र अपने बहुत अधिक जड़त्व आघूर्ण के कारण इसे एक समान गति के चाल से घुमाता है। मोटर कार, स्कूटर, रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी, साइकिल इत्यादि में पहिए का जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए संपूर्ण पदार्थ पहिए के घेरे पर स्थित होता है। पहिए के जड़त्व आघूर्ण के कारण ही जब हम साइकिल को चलाते चलाते पैर चलाना बंद कर देते हैं, तब भी कुछ समय तक साइकिल के पहिए घूमते रहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि हम आघूर्ण का उपयोग ले रहे हैं। जो रोटरी आघूर्ण का इनर्शिया है, जड़ता है, जड़त्व है आघूर्ण का, कि वो घूमने की टेंडेंसी है उसकी, हमें ये करना है कि उसकी इस घूमने की टेंडेंसी को उपयोग में लेना है। तो हम जब देखते हैं, जैसे अपना आप देखे होंगे आईसी इंजन जो होते हैं, उसमें एक इधर ऐसे रह के क्रैंक शाफ्ट होती है और एक कैम शाफ्ट होती है, इस तरह से कुछ रहती है वो।
और ये ऐसे ऐसे इसका अरेंजमेंट रहता है, इसमें वो इंजन का पिस्टन फंसे रहते हैं, इसको घुमाते हैं। होता ये है कि किसी एक स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक अपने को कम मिला तो आघूर्ण कम मिला, दूसरे में ज़्यादा मिला। इस समस्या से क्या होता है, फिर गाड़ी अपनी गच 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 करके घूमेगी। इस तरह गाड़ी नहीं घूमे, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसमें जो एक कैम शाफ्ट रहती है ना, इसके एंड में अपन एक बड़ा सा फ्लाई व्हील लगा देते हैं, मास फ्लाई व्हील लगा देंगे। होगा ये अब कि जब इसको आघूर्ण कम प्राप्त होगा तो ये फ्लाई व्हील का रोटेशन में रहेगी, इसमें ना काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन आघूर्ण ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी से, घूर्णन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से ये घूमेगा। ये जब घूमता है तो अगर इसमें जो भी फ्लक्चुएशन होते हैं स्पीड में, मान लो कभी यूं आई यूं आई यूं आई यूं आई, तो इनको सबको वो क्या करता है, लेकर के ना एक एवरेज स्पीड में रख देता है, एवरेज स्पीड में ले आता है। तो इस कारण हम देखते हैं कि इसके जड़त्वाघूर्ण के कारण हमें एक यूनिफॉर्म पावर अपने इंजन में प्राप्त होती है। तो जड़त्वाघूर्ण का सबसे अच्छा उदाहरण है इंजन का फ्लाई व्हील। इसे क्लियर? आप देखो, अगर साइकिल चालक साइकिल चलाते चलाते, पहिया चलाते चलाते बंद कर देता है मारना बीच में कभी कभी, तो भी साइकिल कुछ दूर तक जाती है, क्योंकि उसके पहिए में ये जो सेंटर पॉइंट हब है ना, इसमें घूर्णन की ऊर्जा रहती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा, इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसकी घूमने की प्रवृत्ति है। लेकिन यहाँ सरफेस है, सरफेस में थोड़ा सा रफ सरफेस है, फ्रिक्शन एनर्जी इसको अपोज करती है, फ्रिक्शन एनर्जी के लॉस होता है, इस कारण ये रुक जाता है। अदरवाइज जो मास यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट पे कलेक्ट किया जाता है कि ये घूमता रहे, है ना, एक अक्ष के तहत इसको घुमा रहे हैं, तो इसके लिए इसको कोशिश करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मोटा बनाते हैं, यहाँ पर वगैरह देकर कोई, मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि हमको मोशन यानी घूर्णन के कारण जो ऊर्जा है ना, वो हम अपने उपयोग में ले सके, वो एक कांस्टेंट मोशन मिलता है। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं? ओके। अब हम आते हैं कोणीय संवेग। अच्छा, आपको संवेग वगैरह मालूम है ना, क्योंकि मैं पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ एंगुलर मोमेंटम। देख लीजिए, वो लीनियर के लिए था, कोणीय के लिए पहली बार। जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, P = m × v, तो लीनियर संवेग बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोणीय वेग होगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जड़त्वाघूर्ण इंटू ओमेगा, आई ओमेगा। नहीं आई बात समझ में? आई क्यों कर दिया, ये देखिए आप, मैंने आपको बताया था कि I = mr², ठीक है। तो अब देखिए आप, ये m है और ये v क्या हो जाएगा, P × v, r × ओमेगा, v = r ओमेगा, ठीक है। तो J = हो जाएगा I ओमेगा। यदि किसी अक्ष के प्रतः घूम रहा पिंड है, तो उस अक्ष के प्रतः पिंडों के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को उस पिंड का उस अक्ष के प्रतः कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी है, हम अपने फिजिक्स में पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है कि यदि किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल या आघूर्ण कार्य ना कर रहा हो, तो उस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग बराबर कांस्टेंट होता है। ये कहता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, तो I = ओमेगा, I = J = C कांस्टेंट रहेगा ही। हमेशा इसका
आई और ओमेगा का I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 रहेगा ही रहेगा। ये कहलाता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब हम इसके कुछ आपको उपयोग भी बताते हैं। उदाहरण क्या है भाई, देखिए जब कोई तैराक, एक सेकंड यार मेरी चेयर में रख लूं, खड़े खड़े थक जाते हैं। तो आपको मैं उदाहरण क्या देना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे आप समझिए एक टेबल है, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेस्ट उदाहरण है। ये एक टेबल है, राउंड टेबल है, गोलमेज है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसका 3D तो कैसे बनेगा, सपोज दैट जस्ट लाइक दिस इज द टेबल, राइट, ये इसका सेंटर पॉइंट है। क्या कि कुछ शैतान बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे, इस कोने पे बैठे हुए हैं, यानी इसके रेडियस पे बैठे हुए हैं। रेडियस जो भी है R1 R2 R वाट एवर। अब क्या होगा, अब ये इसको घुमाओगे आप तो क्या होगा, इसकी घूर्णन ऊर्जा क्या होगी, I बराबर के घूर्णन गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला मैंने बताया था, 1/2 जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय वेग, 1/2 I इंटू ओमेगा, ठीक है, ये बताया था मैंने। अब देखिए क्या हो रहा है इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अगर ये बच्चे यहाँ बैठेंगे, ठीक है ना, I बराबर क्या होता है, I बराबर मैंने बताया था mk² होता है, mk² होता है। तो अगर बच्चे यहाँ बैठेंगे, द्रव्यमान जो है और उसकी दूरी जो है उसके सेंटर से k, तो ये कितनी होगी यहाँ पे बैठने पे, m गुणे R1 का स्क्वायर हो जाएगी, R² हो जाएगी, mR² हो जाएगा ये। तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, mR² इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है इसका, कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, ठीक है। अब आप समझिए कि अगर अब यही बच्चे यहाँ आ जाते हैं तो यम तो सेम रहेगा, लेकिन जो R2 है वो यहाँ अगर बैठोगे ना तो ये R1 से कम रहेगा। R2 इज लेस देन R1। ये जस्ट लाइक अगर ये यूनिट 1 होगी तो ये I की जो वैल्यू है ना, डेफिनेटली इसमें K के इधर आने पे, R की वैल्यू इधर आने पे क्या होगी, घटेगी। तो I की वैल्यू घट जाएगी। अब हम देखते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोलता है कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार J इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये ठीक है, J इज इक्वल टू I ओमेगा और ये कांस्टेंट है। तो अब I की वैल्यू घट रही है, I1 ओमेगा 1 ये घटेगी, तो क्या होगा, I2 ओमेगा 2 में अगर हम इसकी वैल्यू घटा देंगे यहाँ पे चेंज होने पे, तो I1 ओमेगा 1, ओमेगा की वैल्यू अपनी बढ़ जाएगी, कोणीय वेग की वैल्यू घट जाएगी, कोणीय वेग की वैल्यू बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू घट जाती है। तो होगा क्या, अक्ष पे बढ़ते हैं इस घूर्णन करती हुई मेज के जब बच्चे किनारे से बैठ करके उठ करके सेंटर पे आके एकत्र हो जाएंगे तो जड़त्वाघूर्ण घट जाएगा, कोणीय वेग बढ़ जाएगा और मेज की गति बढ़ जाएगी। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में मैंने इन बिंदुओं को पढ़ाया। इनको आप वीडियो प्ले करके देखें और कोई समस्या है, नहीं समझ में आया हो, कोई टॉपिक कंफ्यूज हो रहे हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उससे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊंगा वो बता दूं, इसलिए वीडियो को इसको देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो आपको बराबर मिले। मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा उस पर, आप उसको देखें जरूर। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।